अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है सिकल सेल एनीमिया। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक बीमारी है, वरासती बीमारी है जिसमें खून के अंदर आरबीसीज और हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी सुर्ख खुलिये हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाते हैं। इसको एनीमिया कहते हैं इस बीमारी को, ड्यू टू सिकल शेप ऑफ आरबीसी। सिकल शेप क्या है आपको अभी समझा देता हूँ। अमूमन हमारे पास आरबीसी इस तरह ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर रखता है, यानी खून के सुर्ख खुलिये इस तरह यानी कि बाइकनकेव के राउंडेड स्ट्रक्चर रखते हैं। इसके अंदर एक बड़ा मॉलिक्यूल है हेमोग्लोबिन का, बल्कि 90% हेमोग्लोबिन ने ही कवर कर रखा है। फिर हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन भी होता है। ये इसका नॉर्मल शेप है आरबीसी का। कभी कभार इस डिसऑर्डर की वजह से या किसी म्यूटेशन की वजह से इस तरह इसका शेप चेंज हो जाता है सिकल शेप में, यानी कि सिकल यानी हारीनुमा, द्रांतिनुमा या क्रिसेंट भी मैंने लिखा है, यानी कि चांद की तरह इसका शेप बन जाता है। इसको सिकल कहते हैं। इसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी हो जाती है। ये दरअसल जीन या पॉइंट म्यूटेशन है। जीन म्यूटेशन क्या है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है, ये इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा एक डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। अब चलते हैं इसको पढ़ते हैं कि भाई ये डिस्कवर किसने किया था। सबसे पहले हेरिक नामी साइंसदान था, उन्होंने 1910 के अंदर इसको डिस्कवर किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी इसका जो एलील है इसके लिए जो नॉर्मल वाला आरबीसी है इसके लिए या नॉर्मल वाला हेमोग्लोबिन है उसके लिए जो एलील रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है HPA, जो कि सिकल शेप वाला हेमोग्लोबिन या आरबीसी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एलील का नाम है HBS। सही, ये एलील उन क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जिसका नाम ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम का मतलब अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, बाकी जितने भी क्रोमोसोम्स है उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। यानी कि अगर मेल फीमेल 23 क्रोमोसोम्स दे दे स्पर्म के थ्रू और एक के थ्रू, तो उसमें 22 हर एक यानी वन पेरेंट की अगर हम बात कर ले वो ऑटोसोम्स देते हैं। एक सेक्स क्रोमोसोम देता है जो वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है और वो एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। वाई मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक्स फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल। आई एम सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा खराब है, खांसी आ रही। अब पढ़ते हैं ये क्यों होता है, क्या रीजन है इसका। म्यूटेशन आप जानते हो कभी कभार हमारे जेनेटिक मटेरियल में एरर्स आ जाते हैं, उनके भी बहुत सारे रीजन है, वो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। सही, डीएनए के ऊपर एक नाइट्रोजनस बेसिस समझो या न्यूक्लियोटाइड समझो जिसका सीक्वेंस है CTC, यानी कि साइटोसिन थायमिन साइटोसिन। इस तरह एक सीक्वेंस है जिसका कोड बनेगा आरएनए के ऊपर। सपोज ये वाला आरएनए है, नीचे वाला ये नीचे वाला स्ट्रैंड आरएनए का है, ऊपर वाला डीएनए का है। तो डीएनए जो है वो इसको कोड करेगा GAG, यानी कि गोनिन एडनिन गोनिन। सही, अगर गोनिन एडनिन गोनिन आ गया तो ये एक अमाइनो एसिड के लिए ये कोड बनेगा। इससे पहले हम ट्रांसलेशन वाला लेक्चर भी कर चुके हैं, तो आपको पता है कि ये आरएनए बनता ही इसीलिए है कि वो जाकर ट्रांसलेशन कर ले, यानी कि अमाइनो एसिड्स बना ले, प्रोटीन्स बना ले। इसके बाद जब इस तरह एक कोड बन जाएगा तो एमआरएनए इसको लेकर जाकर साइटोप्लाज्म के अंदर बाकायदा एक अमीनो एसिड बना लेगा जो कि नॉर्मल अमीनो एसिड है, उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। सही, GAG उसका कोड है। और इसके लिए ग्लूटामिक एसिड के लिए उसके लिए जो एलील दरकार है, सही, उस एलील का नाम क्या है HBA। अच्छा, उस हीमोग्लोबिन के लिए। अब कभी कभार ये जो डीएनए का, इधर बात डीएनए की हो रही है, आरएनए की नहीं। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर कभी कभार थायमिन के बजाय एडेनिन आ जाता है, एक एरर हो जाता है, एक म्यूटेशन, एक पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन हो जाता है। तो अब ये कोड करेगा, यानी एक एरर आ गया, एक म्यूटेशन आ गया, कोड करेगा, मामूली स्लाइटली वो चेंज होगा, यानी कि सी के सामने तो जी आ गया, इस सी के सामने भी जी आ गया, लेकिन मिडल वाला जो पहले टी था उसके सामने ए ने आना था, लेकिन अब ये ए बन गया है। तो इसका मतलब है कि इसका अपोजिट यूरासिल आएगा, क्योंकि आरएनए के ऊपर थायमिन के बजाय यूरासिल होगा। GUG बन गया। तो ये भी एक अमीनो एसिड बना लेता है, उसका नाम है वेलाइन।
इसके साथ मैंने एबनॉर्मल लिखा है, हालांकि वेलाइन एबनॉर्मल नहीं होता, सिर्फ ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ गया, इस वजह से मैंने इधर एबनॉर्मल लिखा है। अब ये क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड वेलाइन में क्यों बार बार ये बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा हेमोग्लोबिन है, आपको पता है कि ये एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और क्वाटरनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर रखता है, 3D स्ट्रक्चर रखता है। ये क्या होता है, आपको पता है जब एक से ज्यादा, यानी अगर एक अमीनो एसिड हो तो उसको हम मोनोमर कहते हैं, अगर दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स मिल जाते हैं इस तरह एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेता है। सही, पॉलीपेप्टाइड चेन अगर इस तरह लीनियर फॉर्म में हो तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर ये टर्न ले लेता है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें फिर अल्फा बीटा भी आते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। फिर ये एक और टर्न ले लेता है टर्शरी स्ट्रक्चर बनना, यानी कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाते हैं। ये भी टर्शरी है, लेकिन असल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, 4 कलर्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, ये ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा है, 2 बीटा है। सही, इन बीटा चेन के ऊपर सपोज ये हम हेमोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड की चेन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि हेमोग्लोबिन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रखता है। तो इसका अगर इस तरह लिनियर फॉर्म हो अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड यहाँ पर मैंने 8 लिखे हैं, यानी मतलब जितने भी हो सके, इसके तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स दरकार है इसके लिए। पोजीशन नंबर 6 पर, यानी कि अमीनो एसिड नंबर 6 जो है वो ग्लूटामिक एसिड अगर हो तो ये नॉर्मल हेमोग्लोबिन बना लेता है। लेकिन कभी कभार जब इधर डीएनए के अंदर म्यूटेशन आया तो यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड के बजाय पोजीशन नंबर 6 पर वेलाइन आ गया, जिसकी जिक्र मैंने यहाँ पे की, यानी कि उसका कोड है, यानी उसका कोडान है GUG। अब जब वेलाइन आ गया तो नॉर्मल शेप से हेमोग्लोबिन हटकर सिकल शेप इख्तियार कर लेता है। हेमोग्लोबिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेमोग्लोबिन दरअसल हमारे ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेमोग्लोबिन के अगर ये मॉलिक्यूल्स इस तरह पड़े हैं, जब उसके अगर इस तरह उसके पॉलीपेप्टाइड चेन बने पड़े हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जब उसके साथ अटैच हो जाते हैं तो ये थोड़ा डिस्पर्स हो जाते हैं, जगह बना लेता है। बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में एक हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं। इसके अंदर ये कैपेसिटी है कि ऑक्सीजन को अपने साथ उसको मतलब लेकर कैरी कर सकता है, हमारे हर सेल तक पहुंचा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जब ये गलती हो जाती है, इसका शेप चेंज हो जाता है, तो इसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती है, इतने ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेकर जा सकता। अब प्रॉब्लम ये है, एक तो ये ज्यादा ऑक्सीजन नहीं लेकर जा सकता, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर नॉर्मल आरबीसी है, यानी इसका डायमीटर, इसका जो लेंथ है या डायमीटर की बात करें तो 7-8 माइक्रोमीटर है ना, तो ये इस तरह एक कैपिलरी के अंदर बासानी 1-1 जा सकता है, 2 एक साथ नहीं जा सकते। लेकिन जो आर्ट्रियोल है या आर्टरी है उसके अंदर बहुत सारे जा सकते हैं। अब चूंकि जब इसका शेप सिकल जैसा बन गया है, हारीनुमा या ग्रांथिनुमा बन गया है, ये इधर पास भी सकते हैं, ये आसानी से जा नहीं सकते क्योंकि इसका शेप ही नॉर्मल नहीं है। तो इन दोनों की वजह से एनीमिया काज होती है। और इसकी वजह से इसके साइन सिम्टम्स क्या है, असल तो एनीमिया है क्या है, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी या हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हम ये एनीमिया का नाम दे सकता है। इसके सिम्टम्स सबसे पहले आपके अंदर ये आएंगे कि फैटीग यानी कि थकावट जल्दी कोई बंदा महसूस कर लेगा, इसके साथ साथ उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगा। सही, दम भी, इसको दम तो नहीं कह सकते, अलबत्ता शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, बुखार हो सकता है, और उसका थालू हाथ पीले हो सकते हैं, पेलनेस और जॉन्डिस यानी यरकान तक हो सकता है। इसका इलाज क्या है, यानी इलाज इसका बाकायदा इलाज तो नहीं है, अगर हम नॉर्मल ब्लड उसको ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, उसको प्रोवाइड कर रहे हैं रेगुलरली, तो एक चांस है कि उसका मतलब वापस वो जो HbS वाला एलील था वो ख़त्म होता जाएगा और ये नॉर्मल हो सकता है। या अगर ये ज़्यादा फोलिक एसिड इस्तेमाल लिया करे तो ये भी एक चांस रखता है कि इसका हेमोग्लोबिन वापस नॉर्मल हो जाए। फोलिक एसिड टैबलेट के फॉर्म में मौजूद है हाल मेडिकल के अंदर, और दूसरे नेचुरली चीज़ों के अंदर भी बहुत सारे मौजूद हैं। या उन्होंने फिर ट्रांसप्लांट ऑफ बोन मेरो करना होगा, या वहाँ पर जो स्टेम सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए, हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए, उनको चेंज कराना होगा। बहुत मुश्किल काम है, एक छोटा सा लेक्चर था
सिकल सेल एनीमिया के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।